A very special good morning to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है वह है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, यानी शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है वह है मैथिल अल्कोहल, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैथिल अल्कोहल, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो आपके ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं चारों, यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूले भी लिखे हुए मिल सकते हैं चारों ऑप्शंस में। और मैथिल अल्कोहल की जगह आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको केमिकल फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ मैथिल अल्कोहल, इसको हम मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैथिल अल्कोहल होता है इसको हम मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम मैथिल अल्कोहल को कास्ट स्प्रिट या फिर हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं वुड स्प्रिट, इस नाम से भी जानते हैं और कास्ट नैप्था के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसका आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया जो मैथिल अल्कोहल होता है इसको हम कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं और कास्ट स्प्रिट को हम इंग्लिश में वुड स्प्रिट बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिर कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CH3OH। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो मैथिल अल्कोहल होता है, मैथिल अल्कोहल को ही हम कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया हुआ था, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैथिल अल्कोहल है इसको हम कास्ट स्प्रिट के नाम से या फिर वुड स्प्रिट के नाम से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वुड, और स्प्रिट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। या फिर हम इसे कास्ट नैप्था के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। कास्ट नैप्था के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कास्ट स्प्रिट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैथिल अल्कोहल को ही हम कास्ट स्प्रिट या फिर वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं आखिर मैथिल अल्कोहल को हम कास्ट स्प्रिट क्यों बोलते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम बॉयल ने, ध्यान रखिएगा किसने, सर्वप्रथम बॉयल ने मैथिल अल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन से किया था, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट या फिर वुड स्प्रिट या फिर कास्ट नैप्था के नाम से भी जानते हैं या फिर कास्ट नैप्था भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। और मैथिल अल्कोहल को हम मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन
1 से 2 बार करवाया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बनता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि बेकिंग सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बनता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करते हैं। इसकी रिएक्शन मैं आपको करके समझा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आखिर क्या बनेगा। तो यहाँ पे बेकिंग सोडे की बात हो रही है। देखिए जब इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे 2NaHCO3। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। रिएक्शन होगी, यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि बेकिंग सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें यहाँ पे इसको गर्म करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस और गर्म करने पर। ठीक है, गर्म करने पर तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2, फिर इसके बाद प्लस H2O, ये हमें यहां पे मिलेगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हमें यहां पे क्या मिला है Na2CO3। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा Na2CO3। अब यहां पे Na2CO3 लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सोडा ऐश के नाम से। किस नाम से मैं लिख के आपको बता देता हूं, सोडा ऐश के नाम से इसको हम जानते हैं। ये ऑप्शन में आपको सोडा ऐश भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे Na2CO3 लिखा है, यहाँ पे आपको सोडा ऐश भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा सोडा ऐश। या फिर आप चाहे जो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई इसको आप देखिए H2O को आप पहले भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे CO2 हमने यहाँ पे पहले लिखा, यहाँ पे आप H2O को लिख सकते हैं, फिर इसके बाद प्लस आप लास्ट में यहाँ पे CO2 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई मिल सकती है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, जो तरीका आपको समझ में आया हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3, यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया है, ये थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अदर बुक में ये क्वेश्चन दिया है लेकिन अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। देखिए जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन आपको ऐसे लिखनी होगी 2NaHCO3, ध्यान रखिएगा 2 आएगा आगे पहले, ध्यान रखिएगा जब रिएक्शन होगी तो 2NaHCO3। 100 डिग्री सेल्सियस की बात यहाँ पे हो रही है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे और गर्म करने पर तो ये भी हम लिखेंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 ये, और फिर लास्ट में प्लस H2O। या फिर आप चाहे तो पहले H2O को लिख सकते हैं और CO2 को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैल्शियम की बात हो रही है, तो कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है और जो इसका परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट जो इसका होता है वो कितना होता है, परमाणु भार इसका होता है 40। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 2 चीजें आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 20 होता है और इसका परमाणु भार क्या होता है, इसका परमाणु भार होता है 40। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों,
न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या को निकालेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रॉनों की, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालेंगे। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ था, अभी एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वहां भी मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ था कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैल्शियम का परमाणु भार है, कैल्शियम के परमाणु भार में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक को हम लेस कर देंगे। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना है, 40 है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। तो 40 में से 20 को लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे 20 मिलेगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पे 20 ही होगी। तो चलिए मैं न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। न्यूट्रॉनों की संख्या हमें कितनी मिल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगी। तो 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, नीचे। फिर इसके बाद आती है यहाँ पे बात इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 20 निकली हुई है और परमाणु क्रमांक भी कैल्शियम का 20 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पे 20 ही होगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें मिलेगी वो भी यहाँ पे 20 ही मिलेगी। यानी कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः क्या हो जाएगा, 20 20 20। तो कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 20। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो जल उबलेगा। तो जब मैंने आपको गैसीय नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था, गैसियस लॉस वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ था, P समानुपाती होता है T के, जहां पे P क्या होता है, P होता है प्रेशर यानी दाब, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और T यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर यानी ताप बोल सकते हैं, या फिर आप तापक्रम बोल सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो जल उबलेगा। देखिए जब प्रेशर को कम किया जाएगा, अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे ताप भी कम होगा, तापक्रम भी यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निम्न तापक्रम पर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए, यानी जो प्रेशर है प्रेशर को कम कर दिया जाए तो जल उबलेगा। देखिए क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, P समानुपाती T के होता है। जब यहाँ पे दाब कम होगा तो ताप भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा जो जल उबलेगा वो निम्न तापक्रम पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने आपको विथ कॉन्सेप्ट यहां पे समझाया है ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मत लर्न कीजिएगा, कॉन्सेप्ट के थ्रू याद करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब दाब कम किया जाएगा तो ताप भी तो कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी गैसीय नियम वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक तरफ यहाँ पे अयस्क लिखे हुए हैं और एक तरफ वहां पे यहाँ पे अयस्क के सूत्र लिखे हुए हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एजोराइट का केमिकल फॉर्मूला लिखा है, फिर सिडेराइट का, फिर बोरैक्स का, फिर एप्सोमाइट का। अब यहाँ पे गलत मिलान क्या हो जाएगा, गलत मिलान जो आपका है ये है ऑप्शन डी वाला, एप्सोमाइट वाला। एप्सोमाइट का फॉर्मूला MgSO6.6H2O ये नहीं होता है। तो फिर एप्सोमाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। एप्सोमाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O ये होता है। और ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। देखिए जो एप्सोमाइट है इसको हम एप्सम लवण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एप्सम लवण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे आपसे पूछा गया था कि एप्सम लवण होता है, और 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे जिसमें आपका ये वाला भी ऑप्शन था MgSO4.7H2O। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, जो धातु और उनके अयस्क होते हैं वहां से क्वेश्चन जरूर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी क्या होता है जो अयस्क होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब जैसे एप्सोमाइट था, एप्सोमाइट को हम एप्सम लवण के नाम से भी जानते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एप्सम लवण का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में कि एप्सम लवण होता है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे जिसमें आपका ये भी वाला था MgSO4.7H2O। तो ध्यान रखिएगा, जो एप्सोमाइट है जिसे हम एप्सम लवण के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। यहां पे गलत मिलान आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्सोमाइट का फॉर्मूला ये नहीं, ये होता जो साइड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्यों करवा रहा हूं गलत मिलान वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे गलत मिलान वाला पूछा गया था। पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और इसके अलावा एजोराइट का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सिडेराइट का भी बिल्कुल सही है, और बोरैक्स का भी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे जो एप्सोमाइट है ये किसका अयस्क होता है, किस धातु का अयस्क होता है एप्सोमाइट, तो ये होता है मैग्नीशियम का। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा। पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और आपको बता दिया था कि अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, गलत दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। लेकिन अरिहंत की बुक में क्या दिया गया है, अरिहंत की बुक में आपका दिया गया है ऑप्शन बी, ये वाला नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, जो कि क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्शन आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको करेक्शन करवाया हुआ था जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो जेल्डॉल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो ये प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। किस चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है
कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा। मैं आपको चैप्टर नंबर बता दे रहा हूं, अरिहंत की बुक का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर नंबर 22 ये आपका है। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। और बुक में आपके क्या दिया गया है? ऑप्शन बी दिया गया है, जो कि क्या है? गलत है। इसका करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। ठीक है, जब आप इस चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, तो वहां पे आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक टॉपिक आपका दिया है नाइट्रोजन का आकलन, तो नाइट्रोजन का आकलन दिया है, तो वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा निर्धारित करने की दो विधि आपको बताई गई है। एक होती है ड्यूमा की विधि और दूसरी जो बताई गई है वो है जेल्डॉल की विधि। तो आप वहीं पे जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में गलत दिया गया है। ठीक है, अरिहंत की बुक में कई क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं, जो कि मैं आपको जब क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं आपको बता देता हूं। और बहुत ही जल्द मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं बुक को अच्छे से चेक कर रहा हूं कितने चैप्टर में कितने क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं। जब पूरी बुक अच्छे से चेक कर लूंगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाँ इतने इतने क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसका करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है U, फिर नीचे यहाँ पे लिखा है 92 और ऊपर लिखा हुआ है 238। अब देखिए जो नीचे यहाँ पे 92 लिखा है ये दिया है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर यहाँ पे 238 लिखा है ये दिया है परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा है U92 और ऊपर 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्वों का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होगा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था रेडियो एक्टिविटी वाला यानी रेडियो एक्टिविता वाला, और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर, ये कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई है। तो अल्फा कण उत्सर्जन का पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और अभी मैंने आपको लास्ट डे जब मैंने आप लोगों की क्लास ली थी तो वहां भी मैंने आपको अल्फा कण से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अल्फा कण उत्सर्जन, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर, यहाँ पे एक अल्फा कण की बात हो रही है तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु भार में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं, या फिर आप परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु भार में 4 इकाई की कमी, कितनी? 4 इकाई की कमी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक अल्फा कण के उत्सर्जन की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैं लिख देता हूँ U92 और ऊपर 238। ठीक है, जो नीचे है ये परमाणु क्रमांक है, जो ऊपर आपका लिखा है ये परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि एक अल्फा कण यहाँ से क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो जो ये आपका यहाँ पे परमाणु भार है, या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान, जो आपका परमाणु भार है इसमें कितने इकाई की कमी आ जाएगी? 4 इकाई की कमी हो जाएगी। यानी 238 से अब ये क्या हो जाएगा, 238 से अब ये हो जाएगा 234 यानी 234 हो जाएगा। और जो ये एटॉमिक नंबर 92 है, परमाणु क्रमांक 92 है, इसमें 2 इकाई की कमी हो जाएगी, और 92 से अब ये क्या हो जाएगा, 92 से ये हो जाएगा 90। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 और 234। ये आपका कहां पे दिया गया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे पूछा गया था
कि U92 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्वों का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होगा। तो नए तत्वों का परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 यानी 90, और परमाणु भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 234 यानी 234। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा था, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अल्फा कण निकलने पर, 3 अल्फा कण निकलने पर, जैसे पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदर बुक में ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कुछ तत्वों को उनकी आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? Na यानी सोडियम, फिर इसके बाद Mg यानी मैग्नीशियम, फिर इसके बाद Al यानी एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद सिलिकॉन यानी Si, फिर इसके बाद P यानी फॉस्फोरस। ये आपका लिखा हुआ है। फिर पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है? जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं Na से लेकर के P तक, इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो सोडियम लिखा है Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 और फॉस्फोरस का 15 होता है। यानी जो ये एलिमेंट्स आपके हैं यहाँ पे लाइन से लिखे हुए हैं, Na का 11 परमाणु क्रमांक होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर इसके बाद फॉस्फोरस का 15, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु आकार घटता है। यानी हम यहाँ पे आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है। आवर्त सारणी में, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। यानी इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो तत्व यहां पे सबसे बाएं में उपस्थित है वही आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़े आकार का तत्व हो जाएगा। तो जो सोडियम है ये यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका बाएं में उपस्थित है, सबसे पहले यहाँ पे आपका यही आ रहा है, ठीक है। तो जो सोडियम होगा यही सबसे बड़े आकार का तत्व हो जाएगा। क्यों बड़ा हुआ? देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। यानी अगर हम सोडियम से यहां से बाएं से दाएं आएंगे तो परमाणु आकार घटता हुआ चला जाएगा। सबसे बड़ा परमाणु आकार सोडियम का होगा, उससे कम मैग्नीशियम का, फिर उससे कम एल्यूमिनियम का, फिर उससे कम सिलिकॉन का और सबसे कम यहाँ पे फॉस्फोरस का हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़े आकार का तत्व पूछा गया है, तो सबसे बड़े आकार का तत्व क्या हो जाएगा? सोडियम ही तो होगा। तो ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में, आवर्त में, पीरियड की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये बायां है, यहां से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। तो देखिए जब बाएं से दाएं हम जाएंगे, सबसे पहले यहां पे सोडियम आपका है, इसका परमाणु आकार सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का सोडियम से कम हो जाएगा, ठीक है,
और फिर इसके बाद एल्यूमिनियम का और कम हो जाएगा, सिलिकॉन का और कम और फास्फोरस का सबसे कम। तो यहाँ पे सबसे बड़े आकार का जो तत्व हो जाएगा वो आपका होगा Na यानी सोडियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 1 से 2 बार कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1998 में शायद ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। देखिए ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार पहले सॉल्व कराया है, एक बार टेस्ट में करवाया हुआ था, एक बार वैसे। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो देखिए जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 15। यानी परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा परमाणु क्रमांक 15। अब कैसे 15 हुआ बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या दिया, 7। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व की बात हो रही है। परमाणु क्रमांक 7 ये किसका होता है, ये होता है नाइट्रोजन का। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p3 ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब जब जर्नल फॉर्म में आप इसे लिखेंगे तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2s2 2p3 यानी 2 और 3 ऐड करेंगे 5, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा 2,5। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7 ये किसका होता है, नाइट्रोजन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर 15 हमारा करेक्ट हुआ है, जो कि किसका परमाणु क्रमांक होता है, फास्फोरस का होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है 3 की, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो 3 की जरूरत होगी, तो 3p3 कर देंगे, यानी 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8, और फिर इसके बाद तीसरे में देखिए 3s2 और 3p3 यानी 2 और 3 5। यानी फास्फोरस का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हमें मिल रहा है 2,8,5। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और फिर उसके बाद फास्फोरस देखिए, फास्फोरस का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,5 ये मिला। तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें भी 5 है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक होगा एटॉमिक नंबर 15, परमाणु क्रमांक 15। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए जो परमाणु क्रमांक 7 है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, और जो परमाणु क्रमांक 15 है उसके भी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। यानी यहाँ पे परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व तथा परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व की अंतिम कक्षा में यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करे रहेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर